हाय हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप। मैं हाजिर हूँ आपके अपने चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर हाजिर हूँ गणित विषय को लेकर के। और गणित विषय में भी अपन बात करेंगे आज 10वीं क्लास के अंदर वैदिक गणित की प्रश्नावली 1 की। और ये जो प्रश्नावली है वो पीछे वाले वीडियो में हमने शुरू करी थी। इसमें जो वैदिक गणित के अंदर जो मूल संक्रियाएं होती है 4, उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा करी थी। उसके परिचय के बारे में भी अपन ने बताया था, उसके नाम भी हमने बताए थे। और उन चारों मूल संक्रियाओं में से हमने 2 मूल संक्रियाओं को पिछले वाले वीडियो में पढ़ लिया, एक योग संक्रिया और एक व्यवकलन या घटाव संक्रिया। इन दोनों के बारे में हमने अच्छे से इनके उदाहरण सहित पढ़ लिया। तो अब विद्यार्थियों आगे है तीसरी संक्रिया, गुणन संक्रिया। तीसरी जो संक्रिया है गुणन संक्रिया, वैदिक गणित की तीसरी गुणन संक्रिया है। इस गुणन संक्रिया के अंदर आपके 3 भाग होते हैं। गुणन संक्रिया में 3 भाग होते हैं। पहले जो है उसका नाम है ऊर्ध्व तिर्यक व्याम विधि। तो इसको मैं थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूं। इसका नाम ऊर्ध्व तिर्यक व्याम क्यों रखा गया है? इसलिए रखा गया है ऊर्ध्व तिर्यक व्याम विधि। ऊर्ध्व का मतलब होता है सीधी या एकदम सीधी खड़ी कोई भी वस्तु होती है उनको ऊर्ध्व बोलते हैं। और तिर्यक व्याम का मतलब होता है कि तीर के निशान से या एरो के निशान से जो संख्याएं है उसको इंडिकेट किया जाता है या संकेत के रूप में बताया जाता है, उसको तिर्यक व्याम कहा जाता है। और विधि का मतलब होता है तरीका। तो ये नाम की परिभाषा मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। इसी तरीके से आगे वाली जो है वो एकाधिकेन पूर्वेण विधि है। नंबर 2 एकाधिकेन पूर्वेण विधि। ये एकाधिकेन पूर्वेण विधि, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पिछले जो संक्रिया है उसके अंदर अपन योग संक्रिया के अंदर एकाधिक बात कर रहे थे। एकाधिक शब्द आपने सुना होगा। एकाधिक जो हासिल जो लगती है वो एकाधिक चिन्ह उसको बोलते हैं। वो एकाधिक चिन्ह के बारे में आपने सुना था। तो वो एकाधिक यहाँ नहीं है, यहाँ देखो पूरा इस शब्द को पढ़ेंगे एकाधिकेन पूर्वेण विधि। ये अलग टाइप की विधि है जिसको अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, इसको समझेंगे। और फिर तीसरा है सूत्र निखिलम या आधार उपाधार। तो इसको भी अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, अच्छे से आराम से समझाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी प्रकार की समस्या होगी तो अपना ही मामला, अपने घर का ही मामला है, अपने विद्यार्थियों का मामला है, या कोई भी विद्यार्थी किसी भी विद्यालय का हो वो सुनता है तो हम आपस में मिल बैठ करके किसी समस्या को सुलझा सकते हैं। और हम है ही इसीलिए क्योंकि हमारा तो शिक्षक लाइन का जीवन ही ऐसा होता है कि हम किसी शिक्षा से संबंधित कोई भी समस्या होती है उसको हम हल करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, विद्यार्थियों को हम फायदा पहुंचाएं, हम उसको सिखाएं, हम उसको बांटें, ताकि हमारा भी विस्तार हो, बच्चों का भी विकास हो। ऐसी हमारी सोच रहती है। तो छोटी मोटी भूल वगैरह ये चीज़ें होती रहती है, इसको अपन अपने स्तर पर सुधार करके फिर से अपन इसको सही कर सकते हैं, चाहे भूल मेरे से हो या आपसे हो। क्योंकि जब आदमी बार बार भूल करेगा तब उस चीज को सुधारेगा। और भूल करके सुधारना संघर्ष होता है, और संघर्ष को आप बार बार करते रहोगे तो एक दिन आप निश्चित रूप से उस संघर्ष पर विजय पा सकते हैं। ऐसी हमारी सोच रहती है। तो इसी सोच के साथ हम आपको घर बैठे ये चीज उपलब्ध करवाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा समय काम आ जाए और आपके लिए काम आ जाए। 2 शब्द जो होते हैं वो हमारे मुंह से निकले हुए आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव लाते हैं, तो उससे अच्छा लाभ हमें कुछ नहीं हो सकता और आपके भी कुछ नहीं हो सकता। और हमारी जो सेवा है उस सेवा को हमारे शब्दों से अगर सेवा मान करके अपन करेंगे और हमारे प्रोफेशन को अपन अगर हम सेवा मान करके करेंगे तो उससे अच्छी सेवा और उससे अच्छा पुण्य हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। हमारा पुण्य और हमारी सेवा जो है वो शिक्षा देना ही है, क्योंकि ये जो शिक्षा है वो आपके जीवन भर काम आएगी। और किसी आदमी को अगर हम खाने के लिए खाना देते हैं तो वो कुछ समय के लिए उसका पेट भरता है, फिर से भूख लग जाती है। लेकिन शिक्षा एक ऐसी तृप्ति है,
शिक्षा से ऐसा पेट भरता है जो हमेशा हमेशा के लिए आदमी के जीवन में जब तक वो जीवित रहता है तब तक वो काम में आती रहती है। इसलिए हमारा जो काम है वो आपको लंबे समय तक आपके जीवन भर जो चीजें काम में आती रहती है, आने वाली जो चीजें हो, तो उसका सिखाने का प्रयास रहता है और सही दिशा में सिखाने का प्रयास रहता है, सच्चाई को आपके सामने रखने का प्रयास से रहता है। इसी सोच और विश्वास के साथ हम ये जो क्लासें हैं वो आपको रिकॉर्ड कर करके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें अगर कुछ चीज़ें हैं तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, आप लिख करके कोई समस्या होती है तो उसको लिख कर बता सकते हैं। हम इसका पूरा प्रयास करेंगे समाधान करने का और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको बता देंगे, या आप पर व्यक्तिगत संपर्क करके भी आप मोबाइल फ़ोन या अन्य किसी माध्यम से आप हमसे संपर्क करके आप पूछ सकते हैं, क्योंकि कोरोना काल के अंदर घर से बाहर नहीं निकलना है तो आपके पास और कोई माध्यम हो सकता है, उस माध्यम से आप हमें जुड़ करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब अपन बात करते हैं सूत्र निखिलम और आधार उपाधार की तीसरी विधि की। तो सूत्र निखिलम और आधार उपाधार, कई बार क्या होता है कि बोर्ड की परीक्षा के अंदर ये इतना ही पूछ लिया जाता है, सूत्र निखिलम पूछ लिया जाता है, तो आपका पढ़ा हुआ है आधार और उपाधार, तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसमें तो सिर्फ निखिलम ही है, आधार उपाधार है ही नहीं, हमने तो पढ़ा है आधार उपाधार। लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और बोर्ड में कुछ सवाल ऐसे भी दिए जाते हैं कि विद्यार्थी को कंफ्यूज करके फिर पूछा जाता है कि देखते हैं इसकी जो मानसिक योग्यता है वो क्या है, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं में यही तो चीज होती है कि मानसिक योग्यताओं को परखने के लिए तो आपका पेपर बनाया जाता है, आपका एग्जाम होता है, आपके प्रश्न बनाए जाते हैं और वो भी छांट के प्रश्न बनाए जाते हैं। तो सरल प्रश्न भी होते हैं और कुछ घुमा फिरा करके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह से अनेकों प्रकार के प्रश्न आपकी मानसिक योग्यता को जांचने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन स्तर वही होता है जितना आपकी योग्यता है, मानसिक योग्यता आपकी है, आपका जो लेवल है, क्लास का लेवल है, उसके अनुसार ही ये बनता है। तो ज्यादा हार्ड और मुश्किल कुछ नहीं है। सूत्र निखिलम आधार उपाधार, इसमें निखिलम आ जाता है तो भी आपको निखिलम ही मानना है, आधार उपाधार आ जाता है तो भी आपको निखिलम मानना है, क्योंकि दोनों चीज एक ही है। तो ये इनके सामान्य परिचय और इनकी परिभाषा से संबंधित, इनके शब्दों की परिभाषा से संबंधित बात। अब चलते हैं अपन एक नंबर विधि उदर व तिर्य व्याम विधि पर, जिसको अपन उदाहरण के द्वारा हल करके और मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अपन सभी बोर्ड पर देखेंगे, आप सभी विद्यार्थी जो देख रहे हैं मेरी वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे और अंत तक देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके कुछ न कुछ समझ में जरूर आएगा। और बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, सही ढंग से नहीं देखेंगे और इसमें आनाकानी करते रहेंगे, देखते समय या लापरवाही करते रहेंगे तो आपकी ये चीज कुछ भी समझ में नहीं आती है। किसी भी चीज को या किसी भी अध्यापक को आप अगर सुनते हैं, उसको देखते हैं तो उसमें किसी न किसी प्रकार की खूबी होती है, अलग हट करके हर इंसान अच्छा करने की कोशिश करता है और अलग हट करके करने की कोशिश करता है। तो इसमें हम सुनने वाले अगर श्रोता है, देखने वाले अगर व्यक्ति है तो उसको अपन अच्छे से देखेंगे तो वो चीज अपने समझ में आ जाएगी, और अच्छे से नहीं देखेंगे तो सामने वाला तो बता ही रहा है लेकिन नुकसान हम अपना कर रहे हैं, क्यों हम अच्छे से नहीं देख रहे हैं, इसलिए वो चीज पूरी हमारे समझ में नहीं आती, बार बार उसको देखनी पड़ती है। अगर एक बार देख लेते हैं अच्छे से तो वो एक बार में समझ में आ जाती है। इसलिए आपको पूरा एकाग्र ध्यान रख करके आपको समझना जरूरी है। तो आइए बात करते हैं अपन तिर्य व्याम विधि की। नंबर 1 उदर व तिर्य व्याम विधि। उदर व तिर्य व्याम विधि में हम एक अंक के गुणा, क्योंकि आपको पता है कि ये गुणन संक्रिया है तो उदर व तिर्य व्याम विधि में गुणा ही होगा, गुणा ही करना है। गुणा करना है तो जब एक संख्या का गुणा करना है, 2 का गुणा करना है, 3 का गुणा करना है तो हमें किस किस बातों को ध्यान में रखना है। तो इसमें क्या है कि एक अंक का गुणा करेंगे, एक अंक का गुणा करेंगे तो इसमें स्टेप्स होंगे, एक ही स्टेप होगा, एक ही स्टेप होगा, क्योंकि इस विधि के अंदर आप किसी संख्याओं को एक से अधिक संख्याओं का गुणा करते हैं तो उसको 2 से गुणा करना पड़ता है। एक से अधिक संख्याओं को गुणा करते हैं तो 2 से गुणा करके फिर एक उसमें से घटाना होता है, ये इसके स्टेप्स बनते हैं। तो एक उसमें से घटाना होता है क्योंकि विषम संख्या होती है उसके स्टेप में, इसलिए उस चीज को आप ध्यान रखोगे। वो भी आपके एक नोट करने वाला पॉइंट है कि आप जो स्टेप्स होते हैं उस स्टेप्स के अंदर जो अंक होते हैं गुणा के, उस अंक को 2 से गुणा कर
एक घटाया जाता है, एक घटाया जाता है, तब आपके ये स्टेप बनते हैं। देखो इस चीज को आप गौर से देख लेंगे। एक अंक को 2 से गुणा कर एक घटाया जाता है, यानी जितने भी अंक है आपके, 2 अंक हो सकते हैं, 3 अंक हो सकते हैं, 4 अंक हो सकते हैं, उनको 2 से गुणा करके उसमें से एक घटाते हैं, तो उतने स्टेप में आपको गुणा करना होता है। एक जानकारी तो ये हो गई, इस जानकारी को आपको अच्छे से याद रखना है। तो चलिए अब अपन चलते हैं एक संख्या के गुणा पर, क्योंकि इसमें तो स्टेप एक ही होगा। या फिर यूं कहते हैं कि आप कहते हैं कि इनको गुणा करेंगे, तो 2 से गुणा करेंगे, एक को 2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर इसमें से एक घटाएंगे तो बचेगा क्या, एक ही। तो इसमें स्टेप एक ही होगा। तो 4 और 3 का अपन गुणा करते हैं, तो इनको 4 और 3 का गुणा करते हैं, तो ये तो साधारण गुणा करते हैं उसी तरीके से होगा लगभग, लेकिन थोड़ा सा चिन्ह अलग होगा इसमें। 4 गुणा 3 बराबर 12। तो इसको तीर के व्यायाम यानी तीर के निशान से आपको ये इंडिकेट करना है, संकेत करना है कि ये तीर के निशान से, इसीलिए तो इसका नाम है वो तीर के व्यायाम है। ठीक है, ये हो गया आपके पहला गुणा, यानी एक अंक का गुणा। अब बात करते हैं 2 अंक के गुणे की। तो 2 अंक का गुणा करते हैं, देखो 3 4 2 5, ये आपके 2 अंक का गुणा हो गया। अब 2 अंक का गुणा है यानी अंक 2 है, तो मैंने ये चीज आपको बताई है, अंक 2 है, इनको 2 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 अंक है, 2 अंक को 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएंगे, 4 में से एक घटाएंगे तो कितने स्टेप बनेंगे इसके, 3 स्टेप बनेंगे, 3 स्टेप बनेंगे इनके। कितने स्टेप बनेंगे, 3 स्टेप बनेंगे। ये 3 स्टेप आपको इस गुणा करने की जो विधि है उसके बारे में है। ये तीनों स्टेप आपको गुणा करने की जो विधि है इसके बारे में है। इस विधि से आप, स्टेप की विधि से आप ऊर्ध्वाधर के व्यायाम विधि से आप इस गुणा को सरल कर सकते हैं। तो देखें अपन इस स्टेप से गुणा करते हैं। तो पहला जो स्टेप है अपना, वो थोड़ा सा स्टेप के बारे में यहाँ लिख देता हूँ, 2 अंकों का जो गुणा है उसके लिए। तो एक तो ये होगा, पहला स्टेप तो ये होगा, और ये सीधी लाइन खींच दी ऊर्ध्वाधर, और बाद में दूसरा स्टेप होगा आपके ये दूसरा स्टेप होगा, और फिर तीसरा स्टेप होगा ये सीधा। ठीक है, तो ये 3 स्टेप हो गया। कितने का अंक का गुणा में, ये हो गए 2 अंक के गुणा में, 2 अंक के गुणा में आपके ये 3 स्टेप होंगे। फिर अपन बात करते हैं 3 अंक के गुणा की। तो 3 अंक के गुणा, 3 अंक के गुणा, 3 अंक के गुणा में भी कितने स्टेप हो जाएंगे, 3 दूनी 6 माइनस से 5 स्टेप हो जाएंगे। तो आपको एक तो ये तो हो गया आपका पहला स्टेप, और एक हो जाएगा ये दूसरा स्टेप, और एक हो जाएगा आपके तीसरा स्टेप। इस तरह से ये तीसरा स्टेप हो जाएगा। ठीक है, ये तीसरा स्टेप, और फिर चौथा स्टेप हो जाएगा लास्ट वाली 2 संख्याओं का, ये चौथा स्टेप, और 5वां स्टेप हो जाएगा लास्ट वाली अकेली जो संख्या होती है ऊपर नीचे जो होती है उसका। इस प्रकार से ये 5 आपके स्टेप्स होंगे। इस स्टेप्स को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। 2 अंकों का गुणा करते हैं तो ये 3 स्टेप में करने होंगे, और 3 अंकों का गुणा करते हैं तो इनको 5 स्टेप में करने होंगे। अभी ये स्टेप बढ़ते क्यों है इसके बारे में मैंने आपको परिभाषा तक लिख करके बता दी। हालांकि इतना लंबा चौड़ा कोई नहीं बताता, क्योंकि इस रिकॉर्डेड वीडियो में समय कम होता है, समय का ध्यान रखना होता है, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बता दी, क्योंकि ये चीज़ें बार बार नहीं बताई जाती, इसलिए ये स्टेप्स है। अब चलते हैं अपन 2 अंक के गुणा को 3 स्टेप में करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले वाला स्टेप देखते हैं। देखो इस 5 को 4 से गुणा करेंगे। पहला स्टेप ये हो गया, स्टेप को अलग कर देता हूँ मैं आपके लिए। पहला स्टेप ये हो गया, 5 को 4 को 5 से गुणा करते हैं, ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हो गया आपके
देखो दूसरा स्टेप ये इस तरह से है, यानी इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करना है, तिरछा गुणा करना है। 3 और 4, 2 और 5, इन दोनों संख्याओं का आपस में तिरछा गुणा करना है इस तरह से। ये 2 स्टेप हो गए। तीसरा और अंतिम स्टेप है आपका सीधा इन लास्ट वाली जो संख्या है इनका गुणा करना होता है। 3 और 2 का आपस में गुणा, ये तृतीय व्याम विधि हो गई। ठीक है, अब इनको नीचे संख्याओं को सरल करके और इनको छोटा करने की कोशिश करते हैं। देखो ये छोटा करने की कोशिश करेंगे तो इनको गुणा के रूप में लिखेंगे अपन 4 गुणा 5। ठीक है, इनको भी गुणा के रूप में लिखेंगे। इनका और इनका गुणा कर दो या इनका और इनका कर दो, इन दोनों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पहले इनका करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पहले इनका करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उत्तर सेम ही आएगा। तो 3 को 5 से गुणा करते हैं, 3 गुणा 5 प्लस 2 गुणा 4, 2 गुणा 4, ये हो गया। फिर अपन इनका कर देंगे 3 गुणा 2। अब इन संख्याओं को और छोटा करने की कोशिश करेंगे। 4 को 5 से गुणा कर दिया तो ये 20 आ गए, और इनको गुणा करके और जोड़ देंगे तो 4 दूने 8 प्लस 5 दिए 15, और ये हो गया आपके 6। अब तीसरे स्टेप में लास्ट में अपने पूरी संख्याओं को एकदम ही छोटा कर देते हैं। देखो ये 15 और 8 कितने हो गए, 23, ये हो गए 6। अब यहाँ तक तो आपके लगभग समझ में आ ही गया होगा। अब अपन इन संख्याओं को इन संख्याओं को जोड़ते हैं, या इन यूं कहें इनके उत्तर निकालने की कोशिश करते हैं। तो इनके उत्तर निकालने की कोशिश करेंगे। देखो ये जो 20 है ना, इस 20 को अपन 20 में 2 शून्य 20 है, इसमें एक ही अंक अपन उत्तर के रूप में काम में लेंगे, तो ये तो हो गया आपके 0 उतार लेंगे, और ये जो 2 बचते हैं इनको आगे वाली संख्या में ट्रांसफर कर देंगे 80 के लिए, यहाँ जोड़ देंगे इसको। ठीक है, तो इनके साथ ये जोड़ेंगे, यानी 23 के साथ 2 जुड़ गए तो ये हो गए 25। अब 25 में भी अपने को एक अंक लेना है, कौन सा अंक, 5 लेना है, वो 5 लिख दिया, और फिर बचा इनके पास 2। इस 2 को भी अपन आगे वाली संख्या में ट्रांसफर कर देंगे, यानी 80 के लिए भेज देंगे। 80 के भेज देंगे तो ये 2 है वो यहाँ करके 6 के साथ मिलकर के कितने बना देगा, 8 बना देगा, 8 बना देगा। तो ये अपने को 8 लिख लेने हैं, यहाँ कितने हो जाएंगे अपने पास है, 8 हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आपकी जो उत्तर आते हैं वो कितने आते हैं, 850 आती है 2 अंकों के गुणा में। अब ये स्टेप आपकी समझ में आ गया होगा। देखो एक बार फिर से इनको अच्छे से आप खुद करके देखेंगे तब ये चीज समझ में आएगी, फिर करोगे खुद करोगे तो ये चीज अच्छे से समझ में आ सकती है। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि 850 साधारण गुणा करते हैं तो आता है या नहीं आता है। अगर साधारण गुणा करते हैं तो 850 अगर आता है तो हमारा गुणा सही है, नहीं तो गलत है। इसको दोबारा यानी इसी समय अपन इनको चेक करके पता करेंगे कि ये जो ऊर्ध्वतीर के व्याम विधि से अपन ने जो गुणा करा है वो सही है या नहीं है, क्योंकि साधारण गुणा और ऊर्ध्वतीर के व्याम गुणा को जब उत्तर आती है तो दोनों के उत्तर समान ही होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। वो इसी विधि से वो अलग विधि से है और ये अलग विधि से है, लेकिन इन दोनों के उत्तर समान होंगे क्योंकि है दोनों गुणा। यह ऊर्ध्वतीर के व्याम विधि से है और ये आपके साधारण विधि से है। ठीक है, तो इन दोनों के उत्तर समान आने चाहिए। तो आइए देखते हैं हम इनको गुणा करके कि ये उत्तर समान आते हैं कि नहीं आती। ठीक है, तो आपकी दोनों विधियां इसमें समझ में आ जाएगी। 5 को 4 से गुणा किया 5 के 20, और फिर 5 को 3 से गुणा किया 5 3 15 और 2 17, गुणा 2 को 4 से गुणा किया 2 के 8, फिर 2 को 3 से गुणा किया 2 3 6। अब इनको जोड़ते हैं। देखो ये 0, 8 और 7 15 का 5, और 1 और 6 7, और 1 और 6 हो गई 8। इसका मतलब अपना जो गुणा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि 800 उत्तर इस सामान्य 850 उत्तर इस सामान्य गुणा में आ रहे हैं और 850 ही आपके ऊर्ध्वतीर के व्याम विधि से आ रहे हैं। तो 2 अंकों का गुणा आपकी लगभग समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं अपन 3 अंकों के गुणा में। तो 3 अंकों के गुणा में भी आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनके स्टेप है, इनको अच्छे से आप समझेंगे। तो अब मैं इनके स्टेप है इनको मिटा देता हूं। आपको अपने स्टेप है वो बनाने हैं खुद।
क्योंकि जब तक खुद नहीं बनाओगे तब तक कोई भी चीज़ है वो समझ में नहीं आएगी। इसलिए अपने स्टेप जो हैं वो खुद बनाएंगे और किसी भी सवाल है उसको खुद कर करके देखेंगे, तब जाकर कि ये चीज़ आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आइए अब अपन ये जो स्टेप्स हैं इस स्टेप्स के हिसाब से 3 अंकों का गुणा करते हैं। अच्छे से समझेंगे इसको। 3 अंकों का गुणा करते हैं। देखो 3 7 8 गुणा 3 5 4, ये 2 अंक है। दो टाइप की संख्या ही है, इनको गुणा के रूप में लिखेंगे अपन। 3 7 8 और 3 5 4, इस तरह से अपन गुणा करेंगे। किस विधि से? इस ऊर्ध्वगामी तिर्यक व्याम विधि से करेंगे। जैसे 1 अंक का गुणा करा है अपन ने, 2 अंक का गुणा करा है, उसी प्रकार से आपके 3 अंक का गुणा भी हम ऊर्ध्वगामी तिर्यक व्याम विधि से करेंगे। तो वही स्टेप काम में लेने हैं। किस स्टेप से कौन सी चीज आपको करनी है? तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपका 8 का 4 से गुणा करना। तो 8 ऊपर लिख देंगे और ये एरो किया और फिर आपके नीचे लिख दिए 4। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में अपन बात करते हैं इन 2 संख्याओं की। सेकंड स्टेप में इन 2 संख्याओं की बात करते हैं। तो ये आपकी लिख दी, देखो 7 और 8, 5 और 4, ये 2 संख्याएं हो गई। इनको इससे एरो कर दिया और इनको इससे एरो कर दिया। कहने का मतलब तीर के निशान से समझा दिया, तो ये तिर्यक व्याम हो गया। फिर तीसरे स्टेप के अंदर अपने जो है वो इन तीनों संख्याओं को लेते हैं। तीसरे स्टेप में इन तीनों संख्याओं को लेते हैं। देखो 3 7 8 3 5 4। तो तीसरे स्टेप के अंदर इस संख्या को इससे गुणा करेंगे और इस संख्या को इस संख्या से गुणा करेंगे और बीच वाली संख्या को बीच वाली संख्या से गुणा कर देंगे। तो ये हो गया आपका तीसरा स्टेप। अब चौथा स्टेप है। चौथा स्टेप में ये 2 संख्या इनको छोड़ देंगे, इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे अपन। तो 3 7 का और 3 5 का गुणा करेंगे। ये भी अपन तीसरा गुणा करेंगे एरो के निशान से, इसीलिए तो इसका नाम तिर्यक व्याम है। यानी तीर के निशान से जो चीज बताई जाती है या संकेत किया जाता है उसको तिर्यक व्याम कहा जाता है। हो गया, ये हो गए आपके 4 स्टेप। 1 2 3 4, ये 4 स्टेप हो गए। अब 5वां और अंतिम स्टेप जो है वो आपको इस संख्या का होगा 3 और नीचे भी 3 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके स्टेप के अंदर, यानी इस सूत्र के अंदर आपने इस सवाल को लिख लिया। अब चलते हैं इन संख्याओं को सरल करने का अभ्यास करते हैं अपन। आगे इस संख्याओं को अपन छोटा करेंगे यानी सरल करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इन संख्याओं को हम कैसे करते हैं। देखो ये जो पहली जो संख्या है इनको गुणा में लिखेंगे अपन 8 गुणा 4, इनको भी गुणा में लिखेंगे। इनका और इनका गुणा कर दो, इनका और इनका कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले और बाद में इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी करो उत्तर सेम आएंगे इनके। तो 7 गुणा 8 7 गुणा 4, 7 गुणा 4 प्लस 5 गुणा 8, 5 गुणा 8। ठीक है, ये हो जाएंगे आपको, इनका इनसे गुणा कर दो यानी 3 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 8 प्लस 5 गुणा 7। तो ये तीसरा स्टेप हो गया। अब चौथा स्टेप भी इसी तरह से करना है आपको। 3 गुणा 7 प्लस 3 गुणा 5। ठीक है, और 5वां स्टेप है वो भी आपको इस तरह से करना है, ये ध्यान रखना भाई। 5वां स्टेप 3 गुणा 3। अब चलते हैं इन संख्याओं को और छोटा करने की कोशिश करते हैं अपन। अब इस संख्याओं को और छोटा करने का प्रयास अपन करेंगे। देखो ये लाइन में आप नीचे से मिटा देता हूँ ताकि यहाँ जगह हमें खुली मिल जाए, और या किसी भी संख्याएं है उसको अपन साथ में न मिलाएं। इनको भी मिटा देता हूँ, ये मिटा देता हूँ।
चलिए अब देखते हैं अपन इसको आगे और छोटा करने के लिए संख्याओं को और छोटा करेंगे। देखो 8 को 4 से गुणा किया, 8 चौके 32 आ गए और इन दोनों को गुणा करके जोड़ना है आपको। तो ये कितने हो गए, 7 चौके 28 प्लस 40, इनको जोड़ लेना है और इनको भी जोड़ना है। 4 तिये 12 प्लस 8 तिये 24 प्लस 5 सत्ते 35, इनको भी जोड़ना है। ठीक है, और ये हो जाएंगे आपके 7 तिये 21 प्लस 5 तिये 15 और ये आपके 9 हो जाएंगे। आइए फिर से इनको छोटा करते हैं। तो ये तो आपकी छोटी होगी 32, इन दोनों को जोड़ लो। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो ये हो गए 0 और 8 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 8 और 4 और 2 को जोड़ेंगे ये हो जाएंगे 6, 68 और ये हो गया आपके 68 है। और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, देखो 3 और 5 और 4 9, 9 और 2 11 का 1, 3 2 5 और 1 6 और 1 हासिल होगी 7, ये हो गए टोटल आपके 71। ठीक है, अब जब संख्याओं को यहाँ तो सरल करते हैं ना, तब आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी गलती होगी तो इसी जगह होगी। ठीक है, क्योंकि ये संख्याएं जोड़ने में गुणा करने में यहाँ गलती हो जाती है तो पूरा सवाल है वो गलत हो जाएगा। अब इनको जोड़ो, ये हो गया आपके 5 और 1 6, 5 और 1 5 और 1 6 और 1 और 2 3, ये हो गए आपके 36 और ये 9 है। तो इस प्रकार से अपन संख्याओं को छोटा कर लिया अपन ने। तो एक बार लास्ट में सभी संख्याओं को छोटे रूप में लिख देते हैं ताकि आपकी और इजी हो जाए। बराबर में 9 हो गए, इसमें बराबर में 36 हो गए, इसमें 71 आ गए और इसमें आ गए 68 और इसमें आ गए 32। गौर से देखेंगे, इन संख्याओं को गौर से देखेंगे, कहीं अपन गलतियां तो नहीं कर रहे हैं। जोड़ने में अगर गलती हो रही है तो भी अपन इनको सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और कहीं गुणा करने में गलती हो रही है तो भी अपन ध्यान से देख करके इसको करेंगे ताकि अच्छे से ये चीज अपने समझ में आ सके। ठीक है, तो अब अपन इनके उत्तर निकालने का कोशिश करेंगे। उत्तर निकालेंगे तो यहाँ 32 है, यहाँ 68 है, 71 है, 36 है और 9 है। यह थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि कौन सा अंक अपने को उतारना है और कौन सा अंक आगे ट्रांसफर करना है। तो यहाँ 2 अंक है, 2 अंक है तो इसमें आपको 2 तो इनको यहाँ उतार लेंगे और 3 है वो इसके लिए ट्रांसफर करते हैं। किसके लिए? इसके साथ, 8 के साथ। तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 71 बन जाएंगे। 71 में से एक तो अपन यहाँ उतार लेंगे और आगे वाला जो 7 है वो इस 71 के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, ट्रांसफर करके इस 71 के साथ जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ 7 बन गया ना। तो एक तो अपन ने 71 वाले में अपन ने एक तो 71 का उतार लिया और 7 को आगे ट्रांसफर कर दिया। तो इसके साथ में 7 और जोड़ दिए, इस 71 के साथ 7 जोड़ दिए, तो ये टोटल हो जाएंगे 78। 78 में से 8 तो अपन यहाँ उतार लिया और 7 है वो आगे वाले में ट्रांसफर कर देंगे। आगे वाले में ट्रांसफर करेंगे तब 7 आगे वाले में ट्रांसफर करेंगे तो 6 7 13 यानी 43 हो जाएंगे। ये 36 और 7 43 हो जाएंगे। 43 का 3 तो यहाँ उतार लेंगे और 4 है वो आगे वाले के साथ ट्रांसफर कर देंगे। ये 4 जो है वो आगे वाले के साथ ट्रांसफर कर देंगे। तो 4 को इसके साथ जोड़ दिया तो 9 और 4 कितनी हो गई? 13। तो 13 को 13 उतार लेंगे। ये आपके उत्तर आ गए। अब अपन ये तो हुए ऊर्ध्वतीर के व्यास विधि से गुणा। अब अपन इसके उत्तर की जांच करने के लिए एक साधारण गुणा करते हैं, वैसे करके देखते हैं। दोनों के उत्तर अगर सिमिलर में आ रहे हैं यानी सेम आ रहे हैं तो अपना गुणा सही है, नहीं तो इसको फिर दोबारा चेक करना पड़ेगा कि गलत है। इसके साधारण गुणा करके देखते हैं। देखो 378 और 354, इसका साधारण गुणा करते हैं उस विधि से अपन करके देखेंगे। देखो 4 को 8 से 8 4 इंटे 32 का दुआ हासिल 3, 7 के 28 और 3 31 हासिल 3 और 4 3 12 और 3 15 गुणा 5 का पढ़ा 8 बार 5 8 40 की 0 और 5 का पढ़ा 7 बार 5 7 35 और 4 39 का 9 हासिल 3, 5 3 15 और 3 18। फिर 3 का 8 से
3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 7 21 का 21 और 2 हासिल होगी 23, 23 का 3, 3 7 21 और 2 23 और फिर 3 3 9 और 2 हासिल हो गई 11। अब इन सभी को अपन जोड़ते हैं। देखो 2 का 2, 1 का 1 और 5 और 9 14, 14 और 4 18 का 8 हासिल 1, 8 और 1 9, 9 3 12 और 1 हासिल हो गई 13 का 3, 1 और 1 2 और 1 हासिल हो गई 3 और 1 का 1। ये और ये दोनों अंक सेम आ रहे हैं ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1,33,812 इसमें आ रहे हैं, 1,33,812 इसमें आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो अपना ऊर्ध्वतीय के बयान विधि से जो गुणा है वो बिल्कुल सही है। आपको इस विधि से ये अच्छे से देख करके, अच्छे से समझ करके और खुद कर करके देखना है, तब जाकर के ये सारी चीज समझ में आएगी। तो आज हमने ऊर्ध्वतीय के बयान विधि से आपके 5 स्टेप्स में गुणा करना सीख लिया। तो ये सारी चीजें हमने इस 3 स्टेप, 3 संख्या के गुणा में, 2 अंक के गुणा में और 1 अंक के गुणा में, यानी 3 प्रकार के गुणा, 3 प्रकार के उदाहरण मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। और आपको इनको अपने आप करके देखना है। अपने आप करके देखोगे तो स्वयं ये जो चीज है वो आपके दिमाग में अच्छे से आ जाएगी। और भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, या व्यक्तिगत रूप से भी आप फोन पर या किसी और माध्यम से आप हमसे सलाह ले सकते हैं। हम आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। इसी के साथ हम आगे वाले वीडियो में आपको बताने वाले हैं एकाधिकेन पूर्वेण विधि और सूत्र निखिलम आधार उपाधार विधि। इसके बारे में हम आगे वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए आप इस विधि को समझ लीजिए, देख करके और खुद निकाल करके। और पीछे वाली जो विधि है उसको भी, पीछे वाली भी 2 विधियां हैं, क्योंकि योग संक्रिया और व्यवकलन विधि ये हमने पीछे वाले वीडियो में बताई थी। और इस वीडियो में गुणन संक्रिया चल रही है। इसमें 3 विधियां होती है, 3 विधियां होती है। इस 3 विधियों में से एक विधि हमने आपको बता दी, पीछे 2 विधि और बची है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये चीज बता दी जाएगी। और हमारी ये कोशिश रहती है कि बोर्ड के विद्यार्थी हो या किसी भी प्रकार का विद्यार्थी हो, कोई भी किसी भी कक्षा का विद्यार्थी हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको सिखाने का हमारा प्रयास रहता है, हमारी कोशिश रहती है। और आपकी भी कोशिश और प्रयास ये रहना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को खुद करके देखेंगे, तब जा करके हमारी ये सारी चीज़ें समझ में आती है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर भी करिए, और ताकि दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा मिल सके, दूसरे विद्यार्थियों को भी फ़ायदा मिले। ताकि आप शेयर करोगे तो दूसरा और देखेगा, तो इस तरह से आपस में जुड़ते जाएंगे और इस चीज़ का दूसरों को भी फ़ायदा मिले। और सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे जो आगे वाले वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको, आपके पास ये नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भी नया वीडियो और आ गया है, आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आपको लगातार हमसे जुड़े रहना है और आपको इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है, क्योंकि हम हमारे समय का सदुपयोग कर रहे हैं। आप अपने समय का सदुपयोग करिए, क्योंकि सभी हम घरों में रह रहे हैं और आज इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में, इस डिजिटल ज़माने में हम आपस में जुड़ करके और इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। घर रहें, सुरक्षित रहें।